नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दीदी अरुण प्रभा पे। समाज में शांति और व्यवस्था रखने के लिए सरकार ने कानून बनाए हैं। इसी के चलते पार्लियामेंट ने बहुत ही ज़रूरी 3 नए क्रिमिनल लॉस यानी कि 3 नए कानून बनाकर देश के हित में समय पर कदम उठाए हैं। क्या है ये 3 कानून क्रिमिनल लॉस, जानते हैं हमारे आज के खास मेहमान आईपीएस नेहा यादव जी से। मैम, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो पे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये 3 क्रिमिनल लॉस क्या है और किसके बदले आए हैं ये। ओके, जो हमारे इनिशियल 3 क्रिमिनल लॉज थे, आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, दीज वर द एज ओल्ड laws which were relevant at that time, but over the period of time we have seen the nature of crime that has changed, the span of and the territory of the crime that has also been enlarged. तो उन सबको ध्यान में रखते हुए जो हमारे बहुत सारे लेजिस्लेचर के थ्रू जो अमेंडमेंट्स आए थे उन लॉज में एंड द जजमेंट्स फ्रॉम द जुडिशरी, उन सबको क्लब करके प्लस द न्यू प्रोविजंस दैट वर रिक्वायर्ड फॉर द टाइम, those have been adapted in the new 3 criminal laws, that is BNS, which is replacing the IPC. BNS is Bharatiya Nyaya Sanhita. Then the CRPC, which tells the procedures that we have to adapt while doing the investigation and further on, that has been replaced by BNSS, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, and the Indian Evidence Act. What can be evidence, what can be rejected, and how the sanctity can be restored of an evidence which can be laid down in the court of law, that has been replaced by Bharatiya Sakshya Adhiniyam. So ये 3 लॉ जो हमारी 3 इनिशियल बुक्स थी उसकी जगह हमारी ये 3 लॉज आए हैं। मैम, जैसे हमारे रिपोर्ट से है कि ये जो 3 लॉस है, जो नए लॉस लाए गए हैं सरकार के द्वारा, ये जस्टिस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, पनिशमेंट के ऊपर नहीं। इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहते हैं? यस, अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, जैसे मैं पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को हेड कर रही हूँ, सो द ट्रेनिंग ऑफ द होल पुलिस पर्सनल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज़ बीइंग डन बाय मी। सो हमने यही देखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी हमारा ये ट्रेनिंग चली है कि जितना हम प्यूनिटिव की तरफ हम जाते हैं कि एक पनिशमेंट होनी चाहिए और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो, उसकी जगह हमने एक बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट देखा है इन लॉज में कि आपका एक रिफॉर्मेटिव अप्रोच भी आई है। जैसे कम्युनिटी सर्विस डाला है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के लिए उन्होंने थोड़ी लेसर पनिशमेंट दी है। देयर इज़ स्टिल अ डिस्क्रिशनरी पावर विद द जुडिशरी टू सी कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स एक क्रॉनिक ऑफेंडर ना बन जाए। तो एक बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट है जहाँ पे हमारी पनिशमेंट इंक्रीज़ करने की ज़रूरत थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ गैंग रेप ऑफ अ माइनर, उसमें 12 साल तक की जो लड़की थी, अगर उसके साथ कोई एक ऐसा क्राइम होता है तो उसमें डेथ पेनल्टी थी, लेकिन अब हमने वो वाला क्लॉज हटा दिया कि 12 साल नहीं, अब वो 18 साल तक हम ले आए हैं और जो पनिशमेंट हो गई है वो स्ट्रिंजेंट हो गई है। तो हमने जो डिस्पैरिटी कर रखी थी कि 12 साल से नीचे 12 साल से ऊपर, वो जा चुकी है। सो एट द सेम टाइम आई विल से कि जिस क्राइम में ज़रूरत थी पनिशमेंट बढ़ाने की वो आए हैं, जहाँ पे हमें लगता था कि एक रिफॉर्मेटिव अप्रोच आ सकती है, सो वो भी आई है। जी मैम, हम क्राइम के बारे में बात कर ही रहे हैं। अगर गैंग रेप हो गया या फिर अगर रेप भी हो गया तो हम एफआईआर भी डालते हैं। तो इसके ऊपर एफआईआर और ईएफआईआर, इसका डिफरेंस क्या है? क्या है ये एफआईआर और इसमें नया क्या लॉस है? ओके, देखिए, पहले क्या होता था कि आपके किसी भी एफआईआर करने के लिए आपको पुलिस स्टेशन तक जाने की ज़रूरत होती थी। अब विद द चेंज टाइम एंड मच नीडेड इनिशिएटिव, आप घर बैठे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से आप कंसर्न पुलिस स्टेशन को, जो भी आपका जिस भी आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आप एक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जिसके बाद विद इन 3 डेज़ आप वहाँ पे जाके एक साइन कर सकते हैं ताकि आपकी एक एफआईआर हो सके। तो ये वाली चीज़ है कि आप कहीं पे भी बैठे बैठे आप एक इंफॉर्मेशन दे दें, पुलिस अपनी थोड़ी इंक्वायरी उसमें चलती रहेगी एंड विद इन 3 डेज़ आप अपना सिग्नेचर करके यू कैन गेट द एफआईआर डन। सो दैट इज़ द EFIR कॉन्सेप्ट दैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड इट इज़ सेम फॉर ऑल द FIRs। तो मैम, हम घर बैठे बैठे ही एफआईआर लॉन्च आप घर बैठे बैठे कंप्लेंट दे सकते हैं। ओके। और विद इन 3 डेज जस्ट टू सी कि हाँ देयर इज अ क्रेडिबिलिटी एंड आई वांट टू परस्यू माय कंप्लेंट, यू कैन गो टू दैट पुलिस स्टेशन एंड साइन द complaint and your FIR will be done within 3 days.
मैम ये नए लॉस पे टेक्नोलॉजीज़ का भी बहुत ही इस्तेमाल हो रहा है। आपने अभी मेंशन किया है जो एफआईआर जो है वो हम कॉल के द्वारा, वीडियो कॉल के द्वारा भी कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का इसमें और क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं इन 3 क्रिमिनल लॉस पे? ओके, टेक्नोलॉजी का जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि वेरियस स्टेजेस पे यूज़ हुआ है। कि पहला तो आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर्स में भी, जैसे फिर उसके बाद हम इंक्वायरी के टाइम पे भी समन्स देते हैं, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे भी हम समन्स दे के बुलाते हैं। तो वो भी आपका ई समन के थ्रू हो सकता है कि आप अपने ही व्हाट्सएप से या मेल से आप जिसको बुलाना चाहते हैं आप उसको समन भेज सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक उस या डिवाइस यूज़ करके भी आपकी जो समन्स हैं वो टाइमली चले जाएंगे। यू डी नॉट हैव द पोस्टल और फिजिकल वहाँ जाना ज़रूरी नहीं, वहाँ पे पड़ेगा जाना पुलिस ज़रूरी नहीं स्टेशन पे, रहेगा। जी। ठीक है। एंड थर्ड, जब आपका ट्रायल स्टेज पे चला जाता है तो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपकी स्टेटमेंट्स हो सकती है। तो जैसे आपके विटनेसेस बहुत अलग अलग जगह पे होता है, एक्यूज भी अगर बेल पे है तो वो भी कहीं और होगा, आपके विक्टिम भी कहीं अलग है। तो स्टेट हैज़ टू ओपन फ्यू सेंटर्स जहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आप वहाँ पे लोगों को बुला सकते हैं। तो आपका जो नियरेस्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेंटर होगा, आप वहाँ पे जाके अपनी स्टेटमेंट कोर्ट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसकी वजह से ये हो जाएगा कि जो विटनेसेस पहले बैकआउट कर जाते थे और आयोस को ये ट्रायल में बहुत लंबा टाइम लगता था कि अभी ये नहीं आ रहा है, अभी वो नहीं आ रहे हैं, उनके विटनेसेस स्टेटमेंट रह जाती थी, तो अब वो बहुत टाइमली आपकी हो जाएंगी। तो मैम आगे बढ़ते हुए जो ट्रायल जो होता है वो ट्रायल इन क्रिमिनल लॉस पे कैसा अभी अमेंडमेंट हुआ है? ओके, ट्रायल में सबसे जो इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस आए हैं वो सबसे पहले ये है कि इट हैज़ मेड एवरीथिंग टाइम बाउंड। कि जैसे कोई अपनी डिस्चार्ज एप्लीकेशन देता है कि जैसे मुझे लग रहा है कि मैं इस केस में एक्यूज नहीं बन सकता, तो मेरी जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन जो जैसे वो बार बार अलग अलग जगह टाइम टू टाइम लगाते रहते थे, उसमें कोई टाइम बाउंड नहीं था, तो वो आपकी टाइम बाउंड हो चुकी है कि आपको विद इन दिस टाइम आपको अपनी डिस्चार्ज एप्लीकेशन देनी ही देनी है। आपकी जो बाकी भी एप्लीकेशंस होती हैं अलग अलग चीज़ों की, जो प्रोसिक्यूशन भी ले डाउन करता है, वो भी आपको टाइमली देनी पड़ेंगी। तो इसमें ये नहीं होगा कि जो हम पहले से हम इसका जोक भी करते हैं कि तारीख पे तारीख लग रही है, अब वो वाला नहीं है। जैसे जजमेंट भी आपकी आ जाती है तो आपकी कंक्लूसिव, आपका पूरा कंक्लूजन हो चुका है पूरे ट्रायल का, तो विद इन 45 डेज आपकी जजमेंट आ जानी चाहिए। तो कोर्ट को भी बाइंड किया है कि विद इन टाइम पीरियड आप वो जजमेंट लेके आए 45 डेज, एंड फर्दर दे हैव गॉन दैट द विक्टिम विल रिसीव फ्री जजमेंट कॉपी विद नो डिले। तो पहले क्या होता था, वो ऑनलाइन चढ़ेंगी जजमेंट्स, फिर वो डाउनलोड करेंगे, फिर वो देखेंगे कि क्या आया है फाइनल, तो अब वो विदाउट एनी डिले दे विल गेट अ फ्री जजमेंट कॉपी। जी, ये बहुत ही अच्छा कानून है कि डिले नहीं होगा, जस्टिस वोंट बी डिलेड। सो आगे बढ़ते हुए हम जानना चाहते हैं कि जो इन लॉस पे जो आपने अरुणाचल प्रदेश का, आप जैसे कह रहे थे कि आपका पूरा यहाँ पे पुलिस फोर्स पे आप देखते हैं, तो इस पे आपका ट्रेनिंग भी हुआ था अरुणाचल प्रदेश को लेकर, पुलिस फोर्स को लेकर, तो आपका ये ट्रेनिंग कैसे हुआ है? ओके, ये हर एक सेक्टर, जैसे पुलिस हो गया, प्रोसिक्यूशन हो गया, जुडिशरी हो गया, सबकी साइमल्टेनियसली बहुत मास स्केल पे ट्रेनिंग चल रही है। वी हैव मोर देन 5000 पुलिस पर्सनल इन अरुणाचल इन सिविल पुलिस। सो हमने सबसे पहले मास्टर ट्रेनर्स हु वर द बेस्ट परफॉर्मर्स of Arunachal Pradesh Police, they were the resource persons. We sent them to the NEPA and to Delhi Police to get them trained. They were our master trainers. फिर उसके बाद हमने जो पहले हमारे फर्स्ट सेट जो फेज़ 1 हमने कहा था, उसमें हमने आयोस को लिया, उनकी हमने 4 हफ्ते की ट्रेनिंग कराई at 12 centers in Arunachal. In the second phase, we got all the civil police plus the IRBNs also. whosoever was available at that time, because हमें थाने भी चलाने पड़ते हैं, तो उन सब की हमने फेज़ 2 में 4 हफ्ते की ट्रेनिंग कराई। एट द एंड ऑफ द ईच फेज ऑफ द ट्रेनिंग वी हैड टेकन देयर टेस्ट ऑल्सो। तो इस तरह से हमने नीचे वाले अपने इंस्पेक्टर्स एंड बिलो रैंक की कराई। DSPs को वी हैव सेंट टू द नेपा, एंड फॉर द SPs एंड अबव रैंक वी हैव डन इट थ्रू NPA, नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद। जी मैम, आपने कहा था कि फॉरेंसिक में भी आप देख रेख है उस पर, तो फॉरेंसिक को लेकर अरुणाचल प्रदेश पे कैसा रहेगा इसका? ओके, जो हमारे अभी BNSS आया है उसमें बहुत क्लियरली इट इज़ मेंशन्ड दैट एनी क्राइम विच हैज़ पनिशमेंट मोर देन 7 years, उसमें जो सीन ऑफ क्राइम होता है जैसे इमीडिएटली द FSL टीम हैज़ टू विजिट इट, बिकॉज टू मेंटेन द सैंक्टिटी
और ट्रायल के टाइम पे आपके जो एविडेंसेस है वो फेल ना कर जाए इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, तो उसके लिए आपकी FSL यूनिट जाएगी and they will collect the evidences, they will preserve the evidences, and then they will supply to the police, which will become the part of the case diaries, and in similar fashion they will be placed in front of court. तो उसकी जो sanctity है वो बनी रहे, and it is a third agency, so it is an exclusive agency independent of what police is doing. तो जो हम होते हैं ना एविडेंस प्लांट कर दिया, ये हमें पास एलिगेशंस लगते रहते हैं, सो दैट विल गो अवे. सो फॉरेंसिक टीम और पुलिस टीम साथ में ही काम करेंगे? Actually, forensic team is totally exclusive of police. It will be. So, आपकी पुलिस सीन ऑफ क्राइम पे जाती है. जी. वीडियोग्राफी एंगल इज ऑल्सो इंक्लूडेड, कि आप जैसे ही जाएंगे आपकी वीडियोग्राफी होगी सीन ऑफ क्राइम की, सो दैट कि बाहर से कोई नहीं आया, आपने सिक्योर किया एरिया, इतने पुलिस वाले, इतने पुलिसकर्मी अंदर घुसे हैं और एरिया पूरा सील्ड है, तो कुछ भी प्लांट नहीं हो सकता है. अंदर घुसने से पहले हमारी भी सर्च होती है इंडिपेंडेंट विटनेसेस के थ्रू, एंड एट द सेम टाइम वी विल कॉल द FSL टीम ऑल्सो. तो FSL टीम जाके वो अपने एविडेंसेस उठाती है. ऑब्वियसली पुलिस टेल देम कि हाँ ये हमारे यहाँ पे हो सकता है, सो दे वर्क एज एन एड टू पुलिस, बट एट द सेम टाइम दे वांट टू मेंटेन द सैंक्टिटी. बाय चांस अगर कुछ और भी निकलता है विच कैन बी बेनिफिशियल फॉर, विच कैन सेव अ एलिज्ड पर्सन, जिसको गलत प्लांट कर सकते हैं लास्ट में, तो उसके बेनिफिशियल के, उसके बेनिफिट के लिए भी ये वाला प्रोविजन अच्छा रहेगा. जी मैम, सरकार ने तो बहुत ही हाईलाइट किया था कि ये जो ट्री क्रिमिनल लॉज है ये गवर्नेंस के लिए बहुत ही अच्छा है. तो हम जानना चाहेंगे कि ये जनता के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों रहेगा और ये कैसे इम्प्लीमेंट रहेगा जनता को, मतलब ये जनता को आप बता पाएंगे कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये 3 क्रिमिनल लॉज? देखिए, जनता 2 जगह पे जाके बहुत परेशान होती है जी. एक तो होते हैं डॉक्टर्स, क्योंकि ऑब्वियसली आप बीमार होते हो तभी होते हैं, और एक होता है आपका क्राइसिस मोमेंट, आपका बच्चा खो गया है, आपके घर में आग लग गई है, या आपका कोई बहुत बड़ी लूट हो गई है, आपको उस क्राइसिस मोमेंट पे हु इज़ देयर, वी आर देयर. तो जो लोग इससे त्रस्त होते हैं, जिनके साथ कोई आपदा आ जाती है, उनको पता होता है कि हमें कितना आगे लंबा एक ये पूरी जर्नी रहेगी टिल द लास्ट जजमेंट. जी. एंड क्राइम इज़ देयर ऑब्वियसली, दैट्स वाई वी सर्वाइव. सो आई विल जस्ट से कि जिस इंसान को जो विक्टिम बना है उसके लिए एक तो ये वाले जो न्यू लॉज आए हैं उन्होंने इतना इजी कर दिया है कि एक बार विक्टिम बनने के बाद आप दोबारा विक्टिमाइज ना हो किसी भी स्टेज पे, बीट पुलिस, बीट प्रोसिक्यूशन और बीट जुडिशरी. आप मेडिकल एग्जामिनेशंस में भी देखेंगे, उसको भी टाइम बाउंड किया है कि विद इन 7 डेज आपका रेप या पॉक्सो कोई भी केस है, आप विद इन 7 डेज आप उसकी रिपोर्ट दे देंगे, जनरेट कर देंगे. सेम फॉर द पोस्टमार्टम्स ऑल्सो, कि कभी कभार होता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चेंज होगी, नहीं, अब इट विल बी डिजिटली डन. डिजिटल हमारे पास एक रिपोर्ट आ जाएगी, एंड क्योंकि जब वो ट्रायल स्टेज पे जाता है तो उस जो डॉक्टर होता है उसका भी एक स्टेटमेंट होती है. तो बिकॉज वो नहीं आ पाता है क्योंकि हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स वैसे ही बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है विद द केसेस, तो वो वहीं पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपनी स्टेटमेंट दे सकते हैं, तो वो डिले भी नहीं रहेगा. तो इस तरह से आप एक होलिस्टिक व्यू में अगर आप देखेंगे फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड, इट हैज़ बिकम लाइक वेरी विक्टिम सेंट्रिक. एट द सेम टाइम ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखा है जी. कि किसी भी स्टेज पे ह्यूमन इंटरफेस जो होता है जिसकी वजह से कुछ भी एक ऐसा एलिमेंट आ सकता है जो सैंक्टिटी उसकी ख़राब कर दे केस की, तो वो इसमें मिनिमाइज़ किया है. जी, ये तो बहुत ही अच्छा है कि ट्रांसपेरेंसी भी रहेगा, टाइमली जस्टिस भी रहेगा. तो मैम हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो विटनेस प्रोटेक्शन हो गया, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि विटनेस वाले लोग भी आगे नहीं आते हैं पुलिस का सामने, कि उनका प्रोटेक्शन को क्या होगा, इस विटनेस प्रोटेक्शन को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? ओके, मैं ये नहीं कहूँगी ये कोई नई चीज़ है, पहले भी था, लेकिन इट वाज वर्किंग एज अ स्कीम, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम. तो ये इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हम ऐसे समझे कि जो पहले से चल रही थी एज अ कन्वेंशन वी वर डूइंग थ्रू अ जजमेंट और थ्रू अ स्कीम और थ्रू एन अमेंडमेंट, नाउ इट हैज़ बीन कोडिफाइड. तो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम पहले भी थी, नाउ इट इज़ अ टूल विद अस, सो इट हैज़ टू बी देयर, इट इज़ रिटन नाउ. तो ये वाली जो इसमें आई है, इट इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ आर PNSS. तो पहले भी प्रोटेक्शन था, अभी भी प्रोटेक्शन ही रहेगा? नाउ इट विल बी बाउंड ऑन अस.
अच्छा, अब ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी Duty बन है जाएगी. जी. इट विल नॉट बी जस्ट अ स्कीम कि वो पहले होता था विटनेस के लिए स्कीम है. नाउ इट विल बी दैट वी हैव टू डू इट फॉर देम. अच्छा, तो प्रोटेक्शन शायद और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. आपने जो कम्युनिटी सर्विस को जैसे कहा था, कम्युनिटी सर्विस क्या है, आप बता पाएंगे? देखिए, कम्युनिटी सर्विस सिर्फ इसमें एक्सप्लेन जैसे किया गया है, उसमें एनी एक्टिविटी दैट इज़ नॉट रेम्यूनरेटिव एंड डन फॉर द सोसाइटी. तो इसमें जैसे आपकी जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हो जाते हैं या 5,000 तक की थेफ्ट हुई है, एग्जाम्पल, ऐसे कई सारे इन्होंने अपराध ऐसे माइनर केसेस, पेटी केसेस, उसमें ये किया है कि एक तो हम अपनी जेल नहीं भरना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपनी एक तो जेल में थोड़ी स्पेस रख रहे हैं ताकि एक क्वालिटी प्रिजन मैनेजमेंट हैपन्स. एट द सेम टाइम आपको उसको पनिशमेंट देनी है एंड समथिंग इज हैपनिंग फॉर द सोसाइटी. देखिए, वो सोसाइटी में जाके कुछ भी करेगा, एक तो वो जस्ट जब वो कर रहा होगा, एक उसके अंदर भी एक रिफॉर्मेटिव चेंज आएगा एंड सोसाइटी इज ऑल्सो वॉचिंग इट. तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए ये ईजी वे आउट है. एंड आपका फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होता है. कई सारे नादान केसेस ऐसे होते हैं जिनके पास ऐसे बचपन से बैकग्राउंड नहीं होता है और वो पुश कर दिए जाते हैं, पीयर प्रेशर हो जाता है, एक पुल फैक्टर होता है, एक पुश फैक्टर होता है, एंड बोथ वर्क टू मेक देम अ क्रिमिनल. सो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स होते हैं और एक गुंजाइश होती है कि हम उससे निकाल के उनको रिहैबिलिटेट कर सकें. लेकिन अगर हमने उसको पहले ही वहीं पे ख़त्म कर दिया तो वो आगे जाके उससे बड़ा अपराध करेगा. एंड दिस इज़ एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूव्ड. सो दिस इज़ अ रिफॉर्मेटिव एक्शन दैट हैज़ कम फोर्थ. तो मैम, ये कम्युनिटी सर्विस में क्या क्या रहेगा, जैसे कि मतलब कुछ कैसे हेल्प करेंगे कम्युनिटी को? देखिए, आई कैन जस्ट गिव सम एग्जांपल्स बिकॉज ये पहली बार इसमें इंक्लूड किया है. वेस्टर्न कंट्रीज दे ऑलरेडी हैव इट. तो वी हैड अ वेरी कोलैबोरेटिव वर्कशॉप विद द जजेस. सो दिस विल बी अ क्रिएटिविटी ऑफ द जज टू सी दैट ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट ऑल्सो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक आपका अरुणाचल है जैसे, तो हमारे अरुणाचल में आप देखेंगे डिफॉरेस्टेशन बहुत है, तो वो कह देंगे कि अच्छा दिस पैच ऑफ डू द प्लांटेशन. और फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपके ओल्ड एज होम्स बहुत हैं, तो वो कह देंगे कि ठीक है, फॉर लाइक 1 month और 2 months जस्ट गो एंड वर्क, टेक केयर ऑफ द ओल्ड एज होम एंड वी विल सीक अ रिपोर्ट फ्रॉम द मैनेजर ऑफ दैट ओल्ड एज होम. तो इस तरह के हो सकते हैं. जैसे हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में आपने क्लेanलीनेस के लिए कर दिया कि आपको पूरा बाहर का जो कॉरिडोर है वो आपको यू हैव टू कीप इट क्लीन और व्हाटएवर. सो इसमें भी कोडिफाइड हो जाएगा थोड़े टाइम में एज पर द SOPs इशूड बाय द जुडिशरी. सो राइट नाउ इट इज़ ऑन द क्रिएटिविटी ऑफ द जजेस कि वो कैसे कैसे दिमाग लगा के. तो ये कम्युनिटी सर्विस में भी ये एज बैरियर भी, मतलब छोटा बड़ा कोई भी सेम एग्जैक्टली, वेरी गुड पॉइंट, यू हैव अ वेरी गुड आई ऑन दैट. कि अब देखिए, एक बच्चा जा रहा है जैसे 21-22 साल का और एक 40-50 साल का एक आदमी जा रहा है, तो ऑब्वियसली जज विल ऑल्सो सी. सो दैट इज वाई आई थिंक इट इज़ नॉट देयर इन BNS, बट इट विल श्योरली कम फ्रॉम द जुडिशरी साइड. ओके. तो मैम, जो मॉब लिंचिंग हो गया, मॉब लिंचिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड स्पेशली टेररिज्म पे भी बहुत ही हाईलाइट किया है हमारे सरकार ने. टेररिज्म को लेकर कैसा रहेगा हमारा लॉस? ओके, कमिंग फर्स्ट टू द मॉब लिंचिंग पार्ट. तो पहले वाले लॉज में हमारा राइटिंग विद आर्म्स था, जो राइट्स हो जाते हैं. मॉब लिंचिंग वर्ड हैज़ कम फॉर द फर्स्ट टाइम. मॉब लिंचिंग में होता है एक तो इसकी पनिशमेंट बढ़ा दी गई है. अगर उसकी मतलब उसकी मॉब लिंचिंग हुई है कोई भी, तो अगर उसकी एक तो 7 साल तक की सज़ा दे दी है, और अगर उसको परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है तो उसकी हमने 10 साल तक भी बढ़ा दी है सज़ा. कमिंग टू योर सेकेंड पॉइंट, दैट इज ऑर्गेनाइज क्राइम. तो इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम में आपके जो मेंबर्स हैं उनको भी इंक्लूड कर दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल, एक्ट इज डन एंड यू आर ऑल्सो मेंबर, सो यू कैन बी ऑल्सो ट्रीटेड अंडर द सेम सेक्शन. तो आप जो मेंबर्स बन जाते हैं और पैसिवली रहते हैं, नो समथिंग उनको भी मिलेगा सजा. उनको भी लपेट लिया गया है इसमें. एंड कमिंग टू द टेररिज्म पार्ट, yes, it is also there, UAPA is also there. So it is the power has been given to the SP to decide whether to treat the act under UAPA or under the provision of BNS. Okay. तो और मैम, आगे बढ़ते हुए हम जानना चाहते हैं कि जो आपने पहले भी कहा था कि कोर्ट में भी जस्टिस को लेके टाइमली जाएंगे, जो कुछ भी एक्यूजिशन हो गया या फिर कुछ भी FIR हो गया, उसको कंप्लेंट्स हो गया, उसको कोर्ट में भी टाइमली
इंश्योर करने के लिए है। इस पे आप कुछ बताना चाहेंगे कि जो रिक्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट्स है इस पे क्या है जो ओके जी जैसे फर्स्ट द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, अगर पुलिस स्टेशन नहीं कर रहा है, यू कैन अप्रोच द एसपी विद इन 14 डेज, ही कैन गेट द इंक्वायरी डन। अर्लियर हमारे ललिता कुमारी केस था जिसमें ये था कि आप immediately a cognizable offense is reported to you, you have to register FIR except in the exceptional cases which were like 5 in categories, जैसे white collar और dowry related cases होते हैं, तो उसमें हमारी इंक्वायरी अलाउड थी, बट नाउ इंक्वायरी हैज़ बीन गिवन कि आप इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर 14 दिन के बाद भी अगर आप नहीं कर रहे हैं रजिस्टर, सो द पर्सन कैन अप्रोच द मैजिस्ट्रेट। तो मैजिस्ट्रेट with after taking the report from the police and listening to the accused which has been added this time, they can order for the registration of FIR। उसके बाद भी जब हमारा सारा केस हो जाता है, ट्रायल स्टेज में जाता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के लिए भी इट हैज़ बिकम टाइम बाउंड जी। उसके बाद आपकी डिस्चार्ज एप्लीकेशंस लगती हैं, तो उसमें भी इट हैज़ बिकम वेरी टाइम बाउंड। लेकिन जैसे विड्रॉल ऑफ केस होता है, जैसे प्रोसिक्यूशन एप्लीकेशन देता है, वी आर विड्रॉइंग द केस, तो उस टाइम पे जजेस कैन आस्क द विक्टिम टू एक्चुअली टेल कि आप ये करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। अदरवाइज कई बार विक्टिम्स को पता ही नहीं होता था कि विड्रॉल एप्लीकेशंस चली गई हैं, एंड नो स्टेट परमिशन इज नीडेड इन दैट। इन द सेम मैनर प्ली बार्गेनिंग भी इंट्रोड्यूस किया गया है कि फॉर एग्जाम्पल वेन एवर द एक्यूज कम for the first time, he's been asked, are you pleading guilty or not? He always say not. तो उसमें ये कर दिया है, in a collaborative manner, victim, defense, the prosecution and the accused, they will sit and mutually they will decide satisfactory bargaining level, they will come under the supervision of the court, and once that is done, for example I'll just explain it in very simple words कि जैसे वो कहेगा कि हाँ मेरी 5 साल की जैसे सज़ा है, ठीक है, I plead guilty but give me 3 years of punishment, okay, तो ट्रायल वहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। तो इट विल बी अ वेरी समरी ट्रायल ऑफ अ थिंग। तो ट्रायल को स्पीड अप करने के लिए, बट इट हैज़ टू बी म्यूचुअली satisfactory under the supervision of court, it cannot be out of court settlement। जी मैम, हमें जैसे पता चल रहा है ये 3 क्रिमिनल लॉज है, बहुत ही अच्छा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो लॉज है वो पहले जो केसेस हो गया जिसको जस्टिस ना मिला हो, जिसका कुछ रिजल्ट ना आया हो, वो भी ऐसे अप्लाई होगा कि वो जो लॉज है? ओके, दिस इज़ अ वेरी थंब रूल, गॉस्पेल ट्रुथ कि एनी क्राइम cannot be treated in a retrospective manner for a disadvantage thing, because it will create, for example, on a particular date a crime had happened and on that date the crime was not codified, it was not a crime in that country, for example in US dowry is not a crime, ठीक है, but on that day वो हो गया, लेकिन बाद में आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है, आप उसको रजिस्टर कर रहे हैं और एक नया लॉ आ गया है जी, तो आप उसको नए लॉ के हिसाब से नहीं कर सकते। सो एनी क्राइम हैपेंड बिफोर 1 जुलाई हैज़ टू बी ट्रीटेड ऑन द लाइन्स ऑफ IPC। अच्छा, एनी क्राइम हैपेंड बिफोर 1 जुलाई बट रजिस्टर्ड आफ्टर 1 जुलाई स्टिल हैज़ टू बी ट्रीटेड एज IPC, बिकॉज उस तारीख को वो क्राइम के अंदर क्या पनिशमेंट थी ये कभी भी रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज नहीं हो सकता है जी, बट येस प्रोसीजर्स कैन चेंज कि आपका अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है तो इट विल बी ट्रीटेड ऑन द बेसिस ऑफ BNSS, द अर्लियर CRPC जी। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि शायद क्राइम्स कम हो जाएंगे क्योंकि इतने क्रिमिनल लॉस, अच्छे क्रिमिनल लॉस लेके आए हैं। मैम, हम आपसे जाते जाते ये जानना चाहेंगे कि आप कुछ इन क्रिमिनल लॉस पे आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? ओके, दिस इज़ वेरी बेसिक टू द ह्यूमन नेचर दैट वी आर नॉट वेरी वेलकमिंग टू एनी चेंज, बट ये हमें समझने की ज़रूरत है कि जो भी ये चेंज हुआ है, जो पहले वाली चीज़ें थी वो ब्रिटिश टाइम पे थी, जब साइबर क्राइम भी नहीं होता था, फ़ोन भी नहीं होता था, द सिवेरिटी ऑफ केसेस वर नॉट दैट मच, और उनकी जो ब्रिटिश रूल ने जो IPC बनाया था वो मोस्टली उनको केटर करने के लिए था, एंड एक क्योंकि कोडिफाई करना होता है तो बिट्स एंड पीसेस में वो विक्टिम के लिए भी बना कुछ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इट वाज अमेंडेड बाय आवर लेजिस्लेचर। देन जो लैक्यूनाज होते हैं बीच बीच में
वो हमारे जुडिशरी ने बहुत ब्यूटीफुली उसको फिल किया। एंड देन उसके बाद भी जो नीड बनी है, जैसे पहले आपके 511 सेक्शंस थे इन आईपीसी, नाउ इट्स 358। तो वो जो हमने क्लब किया है, जैसे रेप पे n नंबर ऑफ जजमेंट्स की, कि आपका लिव इन में है तो क्या होगा, आपका फॉल्स प्रॉमिस है तो उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे। सो इट इज़ ऑल क्लब्ड, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रन एटसेट्रा, बॉडीली क्राइम, प्रॉपर्टी क्राइम। सो नाउ इट इज़ वेरी कोडिफाइड। तो ये एक तो आपके लिए विक्टिम सेंट्रिक बनाया है कि बाय चांस आपके साथ कुछ भी होता है तो एक तो आपको दोबारा हम विक्टिमाइज ना करें, कि आपको बार बार धक्के ना खाने पड़े पुलिस के। आपको पता है जैसे इस वाले में विद इन 90 days वी आर बाउंड टू गिव यू प्रोग्रेस रिपोर्ट आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। पहले पता ही नहीं होता था, अंधाधुंध चल रहा है कि आयो बता रहा है, आयो बहुत अच्छे हैं, सिंपैथेटिक हैं, वो बता रहे हैं। अगर किसी का तबादला हो गया है, दूसरे के पास फाइल चली गई है, तो उनको पता ही नहीं है कि विक्टिम को कितना पता है। तो वो वाली चीज़ें करने के लिए 90 days के अंदर अंदर एक विक्टिम को उसकी स्टेटस तो कम से कम पता चलेगा कि ये कहाँ पहुँचा। देन ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट इज़ देयर इन द केस फाइल हैज़ टू बी सप्लाइड इवन इन पेन ड्राइव ऑल्सो। तो पहले होता था इतनी मोटी मोटी केस फाइल्स होती हैं, उतने कागज़ कौन पढ़ता है। तो अब वो पेन ड्राइव में हम विक्टिम को दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जजमेंट की कॉपी आपको फ्री में मिल रही है लास्ट में, एंड जजमेंट की कॉपी ऑन दैट डे विदाउट एनी डिले यू आर गेटिंग इट। यू नीड नॉट गो एंड सर्च ऑनलाइन। कितने लोग होंगे जो ई कोर्ट्स में जाके वो सर्च करके जजमेंट निकाल सकते होंगे। सो दैट इज ऑल मेड फॉर द पीपल। तो ये वाला है, इसमें जो 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखा है। 1 इज ट्रांसपेरेंसी, सेकेंड इज जस्टिस, कि जस्टिस बैलेंस्ड हो। जैसे हम PO भी बनाते हैं, जैसे ट्रायल इन एब्सेंशिया हैज़ कम, कि पहले होता था कि अगर कोई भाग गए, देश के बाहर चला गया है, तो कोई हमारे पास जजेस के पास कोई तरीका ही नहीं होता था कि ट्रायल आगे ले जाने का जब तक वो नहीं आएगा। तो इसलिए 10-10, 20-20 साल तक केस पड़ा है, बाहर एक्यूज अपने मजे कर रहा है, प्रॉपर्टी सारी बाहर बन गई है। नाउ ट्रायल इन एब्सेंशिया हैज़ बीन इंक्लूडेड। उसमें क्या होगा कि आप उसकी जो प्रॉपर्टी बनाई है वो आप उसको अटैच कर सकते हैं, उसको PO डिक्लेयर कर सकते हैं, एंड उसकी प्रोपोर्शनेटली आप विक्टिम को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। द प्रोविजन इज देयर। तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू द विक्टिम प्रोपोर्शनेटली। तो एक विक्टिम कॉम्पनसेशन ऑन द स्पॉट वहीं पे भी हो गया है थ्रू द जुडिशरी। तो आप देखेंगे कि हर चीज़ को बहुत बैलेंस करके लेके गए हैं। यस, हर जगह पे, बिकॉज इसमें भी बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस आएंगे कहीं कहीं पे जुडिशरी और हमारे बीच में। तो वो वाली चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जस्ट लाइक अमेंडमेंट्स एंड द जजमेंट्स, वो धीरे धीरे वो फुलफिल होती जाएंगी एंड इट विल कवर अप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मैम, आपने बहुत ही विस्तार से हमें बहुत ही अच्छे से इन 3 क्रिमिनल लॉज के बारे में बताए हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी अब समझ आ गया होगा कि इस 3 क्रिमिनल लॉज का सिग्निफिकेंस क्या है। हम ऐसे ही आपको बहुत ही विस्तार विषय पर लेके आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।